हम जब भी किसी भी सर्किट का करंट निकालना चाहते हैं तो हम शुरुआत करते हैं उसके ईएमएफ से। ईएमएफ हम क्या लेकर चले थे, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम लेकर चले थे इसमें ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स में देखना। ये यहाँ तक आप कर चुके हैं जो मैं अभी करवा रहा हूँ, जब कहूंगा तब नोट करना स्टार्ट करना। तो देखिएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे हमने स्टार्टिंग करी थी। फिर आगे हमने यहाँ पर ये देखा था कि आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो गया था प्रूव। आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अच्छा, हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर साइन वाली टर्म आ जाए। ठीक है, साइन वाली टर्म के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जो ओमेगा टी वाली टर्म है, यानी कि जो हमारा थीटा है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जो ये ई नॉट अपॉन ओमेगा एल है, अगर ई नॉट अपॉन आर होता तो मैं उसको आई नॉट बोल देता। हम्म, तो क्या हो गया बेटा, 1 मिनट वेट करिए। तो आई इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे कि जैसे ओमेगा टी पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी है, तो अंदर ही नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो माइनस आई नॉट साइन, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, साइन माइनस ये पूरा टर्म अगर थीटा है तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा। आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था, और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। माइनस पाई बाई टू का मतलब वो उससे 90 डिग्री पीछे है, लैग कर रहा है। ठीक, तो लैग करने का मतलब क्या है कि वो लेट है। ठीक, वो लेट है, तो हमने इसका जो फेजर डायग्राम बनाया था, फेजर डायग्राम ये था। ये एक्स, ये वाई, ये वाई डैश। ठीक है, तो अब देखिएगा कि मैंने ई को तो ऐसे ही बना लिया, ये तो हो गया हमारा ई। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ई तो ये हो गया जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा मतलब ओमेगा टी बना रहा है। ठीक है, और जो ये है क्या कहते हैं, आई है, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि ये इससे ई से और पाई बाई टू पीछे है। तो ये हो गया आई। ठीक है, तो अब मैं ये कहूंगा कि ये पूरा एंगल कितना हो गया, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। समझ गए, क्योंकि वो पाई बाई टू पीछे है उससे, तो ई आगे तो वो उससे 90 डिग्री पीछे। बताइए जी, क्लियर है? यहाँ तक हमने लास्ट टाइम करा था, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, ये दोबारा इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट के बिल्कुल टाइम पर बस ये भागते दौड़ते कराया था लास्ट टाइम। तो यहाँ यहाँ तक करने के बाद में फिर आपको जो नेक्स्ट कंटिन्यू करना है इसमें वो आप लिखेंगे हेडिंग डालेंगे इसी में, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो अब ये आपने लास्ट में करा होगा, पिछली जो क्लास थी उसमें आपने लास्ट में ये करा होगा, उसके बाद अगला नोट करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब जो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसमें नोट करिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, कंपेयरिंग इक्वेशन आई नॉट
ये ई नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह ही तो आई नॉट लिखा था, तो कंपेयरिंग इक्वेशन आई नॉट इज इक्वल टू, comparing equation I naught is equal to E naught upon omega L with the ohmic relation, with the ohmic relation मतलब Ohm's law, with the ohmic relation I naught is equal to E naught upon R, I naught is equal to E naught upon R, we find that omega L plays the same role, we find that omega L plays the same role, omega L plays the same role here as the resistance R, plays the same role here as the resistance R in the resistive case. रेसिस्टिव केस मतलब जो हमारा प्योर रेसिस्टेंस वाला सर्किट था, ठीक है, इन द रेसिस्टिव केस। तो रेसिस्टिव केस में जो हमारा रेसिस्टेंस रोल प्ले कर रहा था ओमेगा एल, यहाँ पर वही रोल प्ले कर रहा है। आगे नोट करेंगे, इट इज अ मेजर ऑफ द इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इट इज अ मेजर ऑफ द इफेक्टिव, it is a measure of the effective resistance, or opposition offered by the inductor, or opposition opposition offered by the inductor to the flow of AC through it, to the flow of AC through it, to the flow of AC through it. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सच अ नॉन रेसिस्टिव ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, सच अ नॉन रेसिस्टिव ऑपोजिशन such a non-resistive opposition to the flow of current is called, to the flow of current is called reactance, is called reactance, underline कर लेना reactance को, is called reactance. Next line, in this case it is called inductive reactance, in this case it is called inductive reactance, and is denoted by XL, and is denoted by कैपिटल एक्स और सबस्क्रिप्ट में एल। तो कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस क्या होता है आप ये देखिएगा, आई नॉट ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को मैंने आई नॉट माना, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने रेसिस्टेंस वाला केस देखा था तो वहां पर आई नॉट क्या था, ई नॉट अपॉन आर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ओमेगा एल वही काम कर रहा है जो रेसिस्टेंस काम करता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, ये फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना। तो यहाँ पर जो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है वो कौन ऑफर कर रहा है, वो कर रहा है हमारा यही वाला टर्म ओमेगा एल। तो हम ये कहते हैं कि सच अ नॉन रेसिस्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ये जो इंडक्टर जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है, अपोजिशन लगा रहा है, वो उस अपोजिशन को हम रिएक्टेंस बोल देते हैं। और क्योंकि ये इंडक्टर का केस में देख रहा हूं तो उसको हम बोल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम बोल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स एल, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स एल,
ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मान लीजिए ये कैपेसिटर की वजह से होता तो उसको एक्स सी बोल देते। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं क्या देखूंगा कि देयरफॉर एक्सएल, ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है किसके बराबर, ओमेगा एल के बराबर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इंटू एल, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर कहेंगे कि वेयर एफ इज, स्मॉल एफ इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट तो हर्ट्ज में ही होती है। ठीक है, एंड SI यूनिट ऑफ एक्सएल इज ओम्स। एक्सएल की जो SI यूनिट है वो ओम होती है, वही, क्योंकि ये रेसिस्टेंस वाला ही काम करता है। फिर हम ये कहेंगे कि फॉर AC ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, फॉर AC एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, एसी में ही तो है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, में एसी सर्किट की तो बात कर रहा हूँ। तो ये जो एसी के केस में हमारा जो एक्सएल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी इज जीरो, देयरफॉर एक्सएल इज जीरो। सीधी सीधी बात है भाई, जो कांस्टेंट, जो हमारा डायरेक्ट करंट है डीसी, डीसी तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल कांस्टेंट कांस्टेंट चलता रहता है। तो उसमें वो जो वेरिएशन होती है एसी में, जैसे एसी वेव जो है वो फ्लक्चुएट करती है ऊपर नीचे, तो एसी में तो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं। जब फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं डीसी में, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो, तो हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी जीरो। तो इसलिए ये कहते हैं कि डीसी जो है, डीसी के केस में, डीसी के केस में, डायरेक्ट करंट के केस में एक्सएल जीरो है। एक्सएल जीरो होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंस क्या है, रिएक्टेंस एक तरह से रेसिस्टेंस ही तो है। तो रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो करंट को अपोज करने वाली जो चीज है वही जीरो हो गई, तो करंट को कोई अपोज ही नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि इंडक्टर के थ्रू डायरेक्ट करंट डीसी जो है वो बिल्कुल आराम से पास हो जाता है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंस जीरो है, कोई उसको रोकने वाला ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एसी के केस में रिएक्टेंस यानी कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रिएक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा अपोजिशन। रिएक्टेंस का मतलब अपोजिशन, इसका मतलब कि जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही रिएक्टेंस होगा। मतलब एसी जो है वो इंडक्टर के थ्रू पास होने में प्रॉब्लम होगी उसको। या हम सीधी सीधी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि इंडक्टर के थ्रू एसी पास नहीं हो पाता, इंडक्टर के थ्रू डीसी बड़े आराम से पास हो जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें आप एक लाइन लिख लें, thus an inductor allows DC to flow through it easily, नोट करके लिख लेना, thus an inductor allows DC to flow through it very easily, flowed through it very easily, but opposes the flow of AC through it, but opposes the flow of AC through it, so opposes the flow of AC through it। ठीक है जी, और इसके बाद हम IRMS देख चुके हैं, RMS वैल्यू ऑफ करंट हम निकाल चुके हैं। IRMS क्या होता है, I0/√2। ठीक है,
इस केस में क्यों बताना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर आई नॉट कुछ और है, वहां आई नॉट ई नॉट अपॉन आर था, यहाँ आई नॉट क्या है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो इसको बोलेंगे 1/√2, और आई नॉट क्या है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है। अच्छा, और इसको मैं क्या करूंगा आई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट टू को एक तरफ ले लिया, 1/ओमेगा एल को एक तरफ। ई नॉट अपॉन रूट टू क्या होता है, ई आर एम एस। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन ओमेगा एल, ई आर एम एस अपॉन ओमेगा एल, या फिर आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन ये जो ओमेगा एल है, इसी को तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सेल बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो दो तीन चीजें आपको बताई हैं, ये कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट कि इंडक्टर के थ्रू डीसी आराम से पास हो जाता है, लेकिन एसी को इंडक्टर के थ्रू पास होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। एक जुगाड़ और बता देता हूँ, याद रखने में आसानी होगी। कई बार ना एमसीक्यू में ये चीज पूछी जाती है, इसीलिए स्टार बनाकर लिखा है। हालांकि बस वो याद रखने के लिए रखना, वो कोई मतलब सही कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट तो वो गलत ही है। ठीक, एक जुगाड़ बताता हूँ, वो क्या है याद रखने का, कि हम जैसे डीसी की बात करते हैं, तो डीसी ऐसा होता है कि ये हमारा टाइम है, ऐसे यहाँ पर ये टाइम एक्सेस। तो डीसी कैसे है, इस तरह से कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, और ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है। ठीक है। इंडक्टर क्या है, ये। तो हम क्या कह रहे हैं कि डायरेक्ट करंट जो है वो इंडक्टर के थ्रू आसानी से पास हो जाता है। कैसे पास हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट है, आराम से आर पार निकल जाएगा। ठीक है। और जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो ऐसे ऐसे जाएगा, तो वो उलझ जाएगा उसमें, तो उसको जाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक। तो कई बार क्या है कि हम यहाँ पर ये देखें कि एक्सएल इज इक्वल टू 0 है, अच्छा तो रिएक्टेंस उसमें कम ऑफर हो, रिएक्टेंस होगा ही नहीं, यानी कि वो डीसी आराम से पास हो जाएगा। तो करेक्ट कॉन्सेप्ट इज दिस। ये इसलिए है कि एमसीक्यू में मेरे को अगर टाइम बचाना है, तो मैं ये देखूंगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो इस तरीके से है। दोबारा बताता हूँ कि ये हमारे पास इंडक्टर है। ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे आएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो वो इसमें उलझ जाएगा, तो उसको जाने में प्रॉब्लम होगी। और डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट तो सीधी लाइन है, तो वो तो आर पार सीधा निकलता चला जाएगा। समझ में आ गया भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? सर ये सोलेनोइड के केस के लिए। हाँ, ये सोलोनॉइड इंडक्टर जो होता है बेटा, इंडक्टर और सोलोनॉइड एक ही बात होती है। ओके सर। समझ रहे हैं? हाँ, तो ये मतलब वो क्या कहते हैं उसको, सस्ता, सस्ता और टिकाऊ तरीका जो है ना, ये वो वाला तरीका है बस याद रखने का, लेकिन है ये कंसेप्ट गलत। कभी किसी को वाइवा वाले टीचर को मत बता देना, चिढ़ जाएगा बुरी तरह से। ये कौन से फंडे बता रखे हैं, ये और पूछ लेंगे अपने फिजिक्स के टीचर का नंबर दो, मैं बताता हूँ उनको। ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ, हाँ। ये तुम्हारा वाइवा तो मैं बाद में लूंगा, पहले उसका वाइवा ले लो। चलिए जी, चलिए जी, एक काम करते हैं अब, अगला टॉपिक नोट करिएगा। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। अब इसमें नोट करें कि पहले तो एक डायग्राम बना लेंगे कि अब मेरे पास केवल एक कैपेसिटर है, सी, और ये ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी।
यहाँ पर नोट करेंगे, कंसिडर अ प्योर कैपेसिटर कैपिटल सी कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स, कंसिडर a pure capacitor capital C connected across a source. Consider a pure capacitor capital C connected across a source of alternating EMF E given by of alternating EMF E given by E is equal to E naught sin omega t, वही जैसा हम हर केस में करते आ रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स। अभी इस वाले जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ अभी इसको नोट करना, समझाऊंगा इसको। ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जिंग and discharging due to continuous charging and discharging of capacitor plates, a continuous but alternating current exists in the circuit. A continuous but alternating current exists in the circuit. Exists in the circuit. अब एक आपको फंडा बताता हूं, वो याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स। कैपेसिटर प्लेट्स कंटिन्यूअसली एसी के केस में चार्ज डिस्चार्ज लगातार होते रहते हैं। ठीक है, कभी भी आपने, अगर आपको याद हो, हम लोग सोसाइटीज में रहते हैं तो हम लोगों को नहीं पता कि बैटरी किस तरीके से काम करती है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि आज से 7 8 10 साल पहले जब लाइट की बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, आजकल तो लाइट्स हर जगह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम लगभग रेक्टिफाई हो चुकी है, तो उतनी लाइट जाती भी नहीं है। लेकिन पहले जब लाइट जाया करती थी तो हम लोग अपने घरों में ना बैटरी यूज किया करते थे। ठीक है, हाँ, चलिए 1 साल पहले भी यूज करते थे। तो हम बैटरी को कभी भी डायरेक्टली ऑल्टरनेटिंग जो सोर्स है, जो हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, उसमें मैं डायरेक्टली बैटरी को नहीं लगा देता कि डायरेक्टली हम चार्ज कर दें। ठीक है, वो इन्वर्टर के थ्रू जाती है। इसी तरह से हम अगर अपने मोबाइल फोन को भी चार्ज करते हैं तो कोई भी वायर ऐसा नहीं होता कि उस वायर को डायरेक्टली चार्ज कर दिया जाए हमारे मोबाइल फोन को। जो अडेप्टर लगा रहता है ना, अडेप्टर का काम ही ये होता है कि अडेप्टर एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे मोबाइल फोन को चार्ज करता है। अब सुनिएगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक है, एक तो कैपेसिटर का नेचर बड़ा अजीब और मतलबी नेचर का होता है ये आदमी। ठीक है, तो अब मतलबी का इलाज करने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट बना है। होल्डर होल्डर तो सिर्फ ये काम करता है कि वो टाइटली चिपका रहे टर्मिनल उसके साथ में, बस यही काम है कि वो टाइटली उसके साथ में चिपका रहे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, खराब हो गया वो फट गया होगा, हाँ। चलिए जी, वो भी बताऊंगा, अभी वो बात भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। कि पता नहीं, ये तो मुझे तो पता नहीं है ऐसे कैसे होगा। ओहो, चलिए जी ठीक है। अब जरा बात सुनो ध्यान से। हम ये कहते हैं कि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में मैं एक काम करता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास, अब चाहे तो आप इस चीज को ड्रॉ कर लेना, नोट्स तो मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू अभी कराऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ जो थोड़ा सा साइड में आप कहीं बना लेना। जैसे मान लो मेरे पास ये कैपेसिटर है,
और यहाँ पर हमने एक ना बैटरी लगा दी। तो ये जो हम बैटरी लगाते हैं ना, जिसमें एक ये बड़ी लाइन और एक ये छोटी लाइन बनाते हैं, तो ये होती है वो वाली बैटरी जो हम अपने वॉचेस में यूज करते हैं, वो ड्यूरासेल की, या टीवी के रिमोट उसमें जो यूज करते हैं हम रिमोट कंट्रोल में। तो ये होती है डायरेक्ट करंट वाली। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअसली करंट आता ही रहेगा एक जैसा। ये वाला करंट कंटिन्यूअसली आपको एक जैसा ही फ्लो करंट का मिलता रहेगा, वो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अब मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने ये तार हटा दिया इसका, इसका एक टर्मिनल इधर लिया, एक टर्मिनल इधर लिया, और मैंने इधर जो है एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, मैंने एक बल्ब लगा दिया। अब क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है, इस बैटरी को ये नहीं पता था कि ये कैपेसिटर बड़ा मतलबी आदमी है। इस कैपेसिटर का क्या है कि जैसे हमने यहाँ से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव में से करंट निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे गया, बल्ब बड़ा खुश कि भाई मेरे को तो एनर्जी मिल गई, मैं तो ग्लो कर रहा हूँ। तो बल्ब ने ग्लो करना शुरू कर दिया। अब जो करंट है वो करंट ऐसे गया ऐसे गया। तो ये जो हमारा कैपेसिटर है, जब ये पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव यहाँ पर डेवलप हो गया एक पॉजिटिव टर्मिनल, और एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ डेवलप हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस कैपेसिटर ने इस करंट की वजह से धीरे 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 चार्ज करना शुरू कर दिया, चार्ज होना शुरू कर दिया। ठीक है, कैपेसिटर की एक ना बड़ी गंदी आदत होती है कि जैसे ही इसका पेट भर जाता है ना, जैसे ही इसका पेट भर जाता है, मतलब जब ये चार्ज हो जाता है, ये अपने मालिक को भूल जाता है, ये उसको भूल जाता है। तो इसने क्या, ये गंदी आदत है इसकी कि जैसे ही चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाने के बाद में फिर ये इससे बैटरी से कह देगा भाई मैं नहीं जानता तुम्हें, मैं नहीं जानता। वो कहेगा अरे भाई मैंने ही तो तेरे को चार्ज करा था, अब तू मेरे को नहीं भूल रहा, अब तू मेरे को भूल गया। तो वो कहेगा मैं नहीं जानता तुम्हें, मैं तो चार्ज हो गया, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं। ये बड़ा मतलबी आदमी। तो अब ये क्या करेगा, ये जैसे ही चार्ज हो जाएगा ना, जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज होने के बाद में ये बैटरी लगी हुई है, लेकिन ये बेचारा बल्ब भी ग्लो करना बंद कर जाएगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है, ये एक तरह से, हाँ, ये कैपेसिटर ऐसा हो जाएगा जैसे डिस्कनेक्ट हो गया हो। तो ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे भूल गया हमको, कि अरे भाई चलो ठीक है, तुम मुझे भूल गए, कोई बात नहीं, इस बेचारे बल्ब की क्या गलती है, इसको तो जलने दो। ठीक है, तो इस कैपेसिटर को जो है, बड़ा इसका दिमाग खराब हो गया चार्ज होने के बाद। कोई बात नहीं, हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है। एसी आया, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट ने कहा कि मैं बताता हूँ इसका इलाज मैं करता हूँ। तो देखिएगा एसी ने कैसे करा इसका इलाज, मैं ही बताता हूँ। इसने क्या करा, इसने इसको ऐसे कर दिया जैसे, मतलब इसको ना, इसको सेटिस्फाई नहीं होने दिया इसने कैपेसिटर को। कैसे, अभी बता रहा हूँ। एसी के लिए यही जो बैटरी है, इस बैटरी के लिए हम ऐसे साइन साइन वेव बना देते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसने इस कैपेसिटर का पागल बना दिया, इसको कंफ्यूज कर दिया बुरी तरह से। ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये करंट है तो है क्या चीज। कैसे, देखो जरा, ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे है, ये ऐसे है। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉलर है, एक जैसी बॉलिंग कराया जा रहा है, तो बैट्समैन को तो समझ में आ गया ना, बैट्समैन ने तो शॉट खेलने शुरू कर दिए। अभी कोई बॉलर है जो अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे ही आप उसका एक पैटर्न समझोगे वो पैटर्न चेंज कर लेगा, आप दूसरा समझोगे वो वापस पहले पर आ जाएगा, पैटर्न ही चेंज करता रहेगा अपने लगातार। वही काम ऑल्टरनेटिंग करंट करता है। कैपेसिटर हो गया कंफर्टेबल, कैपेसिटर ने कहा अच्छा बेटा ऐसे बढ़ रही है तेरी वोल्टेज, ऐसे बढ़ रही है ना, ठीक है, अब मैंने जाना, अब मैं चार्ज हो जाऊंगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ से करंट निकलना शुरू हुआ। आप देखोगे कि मैं डीसी वाला जो वोल्टेज सोर्स लगाता हूँ, डीसी वाली बैटरी लगाता हूँ, तो मैं प्लस माइनस लगा देता हूँ, मैं यहाँ नहीं लगाता। ठीक है, तो मैंने कहा पहले तो करंट गई ऐसे, ये बल्ब हो गया ग्लो, बड़ा खुश, कैपेसिटर भी बड़ा खुश, अरे वाह चार्ज होना शुरू हो गया मैं तो। जैसे ही ये जरा सा चार्ज हुआ, तो जरा सा चार्ज कैसे हुआ, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में जरा सा चार्ज हो गया। अभी क्या हुआ, करंट ने बिल्कुल अपनी पलटी मार दी, जैसे कैपेसिटर पलटी मारता है ना, इस बार करंट ने पलटी मार दी, कि भाई तू समझ रहा है मेरे को कि मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में जा रहा हूँ, मैं तो नेगेटिव में जाऊंगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो कैपेसिटर ने चार्ज होना शुरू करा था, जितना चार्ज हुआ था उसने वापस उसका चार्ज खींच लिया। ठीक है, उसने कहा कि यार ये क्या, ये तो बेईमानी है। उसने कहा अच्छा चल कोई बात नहीं, चल फिर से चार्ज कर देता हूँ तेरे को। थोड़ा सा फिर चार्ज कर दिया, जैसे ही चार्ज हुआ फिर दोबारा चार्ज खींच लिया। तो कंटिन्यूअसली चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये चलती रहेगी। कैसे, हम ये कहेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो चार्ज हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए इसके टर्मिनल्स ही बदल जाते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब इधर नेगेटिव आ गया और इधर पॉजिटिव आ गया।
तो फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है, बल्ब के वैसे ही मजे आ रखे हैं पूरे। ठीक है, जब ये चार्ज हो रहा था, जब ये चार्ज हो रहा था तब बल्ब को इधर से करंट मिल रहा था, जब ये डिस्चार्ज हो रहा था तो बल्ब को इधर से करंट मिल रहा था, तो बल्ब कंटिन्यूअसली ग्लो करता ही रहेगा। ठीक है, बल्ब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टर्मिनल से कोई लेना देना नहीं होता बल्ब का, चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव आप कनेक्ट करो चाहे नेगेटिव से पॉजिटिव करो। ठीक है, वो ग्लो करता रहेगा। ठीक है, और ये चीज आपने घर में भी देखी होगी, जो टू पिन टॉप होता है ना, टू पिन टॉप को ऐसे लगा दो बोर्ड में तो भी आपका टीवी चलेगा, उसको पलट कर ऐसे लगा दो तो भी आपका टीवी चलेगा। मोबाइल फोन का चार्जर ऐसे लगाओ तो भी काम करेगा, ऐसे लगाओ तो भी काम करेगा। फ्लो होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, बस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए एक। ठीक है, तो इन दिस केस मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर तो ये है कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, चार्ज होने के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लगेगा जैसे कनेक्ट हो रखा है लेकिन उसको कोई मतलब नहीं होगा। हमने जो बैटरी का एग्जांपल लिया था शुरुआत में, वो यही बताने के लिए लिया था कि जब हम घरों में हम एक बड़ा सा इन्वर्टर लगाते हैं, इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, इन्वर्टर का किसी ने सोचा है इन्वर्ट का मतलब क्या है? एसी टू डीसी, बिल्कुल सही। इन्वर्ट का मतलब होता है पलट देना, उसको उसको इन्वर्ट कर देना। तो करंट तो आ रहा है एसी, भाई एसी बैटरी को कहाँ चार्ज करेगा? बैटरी में क्या होता है? कैपेसिटर। तो एसी तो जरा सा चार्ज करा फिर डिस्चार्ज कर दिया, जरा सा चार्ज करा फिर डिस्चार्ज कर दिया, तो बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। बता रहा हूँ, अब सुनो। इन्वर्टर क्या करता है कि जब इन्वर्टर चार्ज हो रहा है तो क्या होगा कि उसमें एसी आएगा, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और डीसी सप्लाई जाती रहेगी कहाँ पर? बैटरी के पास, कैपेसिटर के पास। कैपेसिटर से ही बैटरी बनती है। तो वो लगातार लगातार उसको चार्ज करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। और जब वो फुल चार्ज हो जाता है तो आपने देखा होगा एक कट की आवाज आती है और फुल चार्ज का ब्लिंकर जल जाता है उसमें, फुली चार्ज। फिर वो, हाँ, फिर वो ब्लिंक करता रहता है। तो अब हम ये कहते हैं कि जैसे ही मेन सप्लाई ऑफ हो गई, मेन सप्लाई ऑफ होने के बाद में क्या होता है कि वहां जो चार्ज स्टोर था, अब वही चार्ज, डायरेक्ट चार्ज था, वो डायरेक्ट करंट था, वो डायरेक्ट करंट उसी इन्वर्टर के थ्रू वापस एसी में कन्वर्ट होकर हमारे घरों में सप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं वो एसी पर चलते हैं, तो हमको वापस एसी मिल जाता है। तो इस तरह से इन्वर्टर जो है वो टू वेव इन्वर्टर का काम करता है, कि जब चार्ज करता है तो एसी टू डीसी कन्वर्ट हो जाता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो डीसी टू एसी हो जाता है। ठीक। तो भाई सीधी सीधी बात यह है कि कैपेसिटर के केस में हम जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स यूज करेंगे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स यूज करेंगे, तो वो उसको ऑल्टरनेटली चार्ज डिस्चार्ज करता रहेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। दोबारा बोलो। अच्छा, जो आप ये वाला बता रहे हो, जो मतलब ट्रांसफार्मर बड़े बड़े लगे रहते हैं किसी भी कॉलोनी या सोसाइटी के बाहर, हाँ। हाँ, इन्वर्टर नहीं, वोल्टेज रेगुलेट नहीं करता। इन्वर्टर का तो काम ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, बस। दोबारा बोलो ना, ना ना, तब कैसे काम करेगा? बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी ना फिर। हाँ, वैसे तो सब कुछ काम करेगा, फिर उसका फायदा क्या है? जब बैटरी नहीं लगा रखी तो इन्वर्टर लगाया ही क्यों? हाँ 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 हाँ, फिर तो काम करेगी। और यहाँ हमारे सोसाइटीज में तो यही चल रहा है। यहाँ कौन सा इन्वर्टर बैटरी लग रहा है ना? तो यहाँ तो डायरेक्टली एसी आ रहा है। चलिए जी, तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि जब एसी होता है, एसी वोल्टेज सोर्स लगा है, तो कंटिन्यूअसली कैपेसिटर आपका चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ईएमएफ निकलेगा वो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। इसमें आप नोट करें, at any instant, at any instant, at any instance, potential difference across the capacitor plates is equal to applied EMF. Potential difference across the capacitor plates is equal to applied EMF. वो उससे ज्यादा चार्ज हो ही नहीं पाएगा। क्यों? जितना आपने ईएमएफ लगा रखा है, जब चार्ज करो, जब चार्जिंग हो रही है तब भी उतना ही हो पाएगा,
जैसे ही उतना चार्ज होगा तो उससे ज्यादा चार्ज ही नहीं हो पाएगा, फिर आप डिस्चार्ज कर दोगे, तो हर इंस्टेंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डेवलप होगा वो अप्लाइड ईएमएफ के बराबर ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम मैं कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स, उसको मैं वी बोल दूंगा। तो V इज इक्वल टू ई, V इज इक्वल टू ई, और E क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। दोबारा, डीसी एसी में कैसे कन्वर्ट होता है, वो वही तो काम करेगा उसको, मतलब इन्वर्टर करता है ना उसमें काम। अच्छा कैसे करता है ये मैं बताऊंगा आपको, ट्रांसफार्मर में बता दूंगा, वो तो अभी हमने पढ़ाई दी है, वो मैं बता दूंगा। V इज इक्वल टू ई या फिर ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C। ठीक है, which implies that Q is equal to CV, Q is equal to CV, therefore Q की वैल्यू जो है वो CV के बराबर होती है, हम जानते हैं। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेंगे सीधा, Q इज इक्वल टू C इंटू V की जगह क्या डालें, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ Q, Q क्या है, C ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से C ई नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। तो डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। और फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा अलग है तो ओमेगा को इधर ले आऊंगा, आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट। हाँ नहीं नहीं, तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो डिफरेंशिएट में माइनस नहीं आता, कॉस ओमेगा टी। फिर क्या करेंगे, ये जो ओमेगा सी है, मैं ना ना सुनो, ये ओमेगा से ई नॉट में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ उससे, आई निकाल रहा हूँ ना, तो ई नॉट अपॉन आर चाहता हूँ मैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, आई इज इक्वल टू, हम जानबूझकर इसको ऐसे लिखेंगे, ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि मुझे पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस ओमेगा सी को नीचे लाने के लिए वन अपॉन ओमेगा सी लिख दिया। और कॉस ओमेगा टी जो है, इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। आप ये कहेंगे जी इससे पहले वाले में तो आपने पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी यूज करा था, क्यों करा था, क्योंकि वहां पहले यहाँ पर माइनस आ रहा था, तो माइनस को कैंसिल करने के लिए वहां पर पाई बाई टू माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करा। यहाँ पर यूज करा पाई बाई टू प्लस थीटा वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस नहीं है तो मैं माइनस को नहीं हटाना चाहता। तो यहाँ से आ गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, omega t plus pi by 2, where I naught is equal to E naught upon 1 upon omega c, E naught upon 1 upon omega c। यहाँ तक बता दीजिए बेटा, सबको क्लियर है इतना, सर ऑनलाइन ई वाले नॉट बच्चों को भी? अपॉन वन अपॉन ओमेगा से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। दोबारा बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। नहीं नहीं, सुनो तो सही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो। देखो मेरी बात सुनो, हमने अगर ई नॉट इंटू ओमेगा सी करा, ये ओमेगा सी इंटू ई नॉट था, ओमेगा सी इंटू ई नॉट था, मैं इसको आई बनाना चाह रहा हूँ। तो आई के लिए जो भी ये कांस्टेंट टर्म है ये डिनोमिनेटर में जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को अब मैंने वन बोल दिया, वैसे भी ई नॉट का डिनोमिनेटर वन ही था। डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अल्टीमेटली ओमेगा सी इंटू ई नॉट ही तो रहा ये, है ना।
तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है। ऐश्वर्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको इस वजह से ऐसे लिखा है क्योंकि अब ये जो नीचे वाला टर्म है, अब इसको मैं कंपेयर करूंगा आर से, इसको मैं कंपेयर करूंगा आर से। तो जैसे ई नॉट अपॉन ओमेगा एल था किसके, इंडक्टर के केस में, तो कैपेसिटर के केस में ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी। तो वन अपॉन ओमेगा सी क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस था, रिएक्टेंस क्या होता है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वन अपॉन ओमेगा सी ये होगा ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। हाँ, अब देखिएगा ये मेरे पास इतना आ गया, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, ये मिटा रहा हूं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमारा करंट जो है वो पीछे रह गया या आगे निकल गया? सर आगे निकल गया ना। आगे निकल गया, आगे निकल गया। तो इसी को कहते हैं कि करंट लीड्स अहेड ऑफ वोल्टेज। करंट जो है वो वोल्टेज से आगे निकल गया। कितना आगे निकल गया, पाई बाई टू। वहां पर था ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो वहां करंट पीछे रह गया था। तो पीछे रहने का मतलब ये है कि करंट लेट है। आगे निकलने का मतलब ये है कि करंट जल्दी स्टार्ट हो गया, करंट अर्ली है। तो अब हम यहाँ कहेंगे कि we find that in a capacitive AC circuit the current leads the voltage. We find that in a capacitive AC circuit current leads the voltage. करंट लीड्स द वोल्टेज। अब जरा देखना, पहले तो मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊंगा, फेज रिलेशनशिप बनाएंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ समझ लेना, ना समझ में आए दोबारा पूछना। इधर मैं दिखाऊंगा आई यानी कि करंट भी दिखाऊंगा और ईएमएफ भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप ईएमएफ बना दो। ईएमएफ तो मैं बेसिक लेकर ही चल रहा हूँ, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये तो हमारा ईएमएफ हो गया। इस तरह से ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसकी ई नॉट। ये ग्राफ किसका हो गया, E इज इक्वल टू ई नॉट, या बस E बोल दीजिए, है ना। ये E का ग्राफ हो गया। करंट के लिए मैं क्या बनाऊंगा, अच्छा ये मैक्सिमम कहाँ होता है, पाई बाई टू पर, फिर पाई, फिर थ्री पाई बाई टू, फिर टू पाई, ये होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर करंट जो है वो आगे निकल गया, यानी कि करंट उससे पहले ही शुरू हो चुका है, करंट उससे पहले ही स्टार्ट हो चुका है। वहां पर जब हमने इंडक्टर के केस में देखा था तो करंट लेट था। क्यों, तो करंट जब लेट था तो जब वो जीरो से स्टार्ट हुआ था तो करंट स्टार्ट हुआ था पाई बाई टू से। अब करंट अर्ली है, जल्दी है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस पाई बाई टू से, माइनस पाई बाई टू से। तो इस तरह से चलेगा करंट ऐसे, तो माइनस पाई बाई टू, तो आधी साइकिल में ये मैक्सिमम पर यहाँ पहुंच गया। बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल सेम वेव फॉर्म है जैसे ये वाली वेव फॉर्म है, बिल्कुल ये सेम वेव फॉर्म है, बस ये माइनस पाई बाई टू, मतलब ये पाई बाई टू पहले, ये जल्दी स्टार्ट हो गया बिकॉज करंट इज लीडिंग अहेड। तो करंट जो है, करंट लीड कर रहा है, पाई बाई टू लीड कर रहा है, इसका मतलब करंट पहले ही स्टार्ट हो चुका है। बताइए सभी को क्लियर है यस सर। ना। एम्पलीट्यूड कम होगा, आई नॉट, करंट हमेशा ईएमएफ से कम होता है ना। तो आई नॉट जो है वो कम हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में अब मैं अगर इसका फेज, ये तो था ग्राफ ई और आई के बीच में, अब अगर मैं फेजर डायग्राम देखूं तो फेजर डायग्राम भी आप लोग समझ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा क्यों बनाते हैं फेजर डायग्राम, इस वजह से बनाते हैं कि हम हर जगह ये लेकर नहीं चल सकते कि हम हर जगह आपका ग्राफ ही बनाएंगे ई और आई के बीच में। तो मुझे ये भी दिखाना होता है कि थीटा का उसके साथ रिलेशन क्या है। यहाँ पर मैं थीटा नहीं दिखा पा रहा हूँ, हमने सिर्फ ये समझाया है कि ये 90 डिग्री पर इतना होगा, पर वो 90 डिग्री दिखाएंगे कहाँ, वो दिखाएंगे तो क्वाड्रेंट में ही ना, है ना। तो इस वजह से बनाया जाता है।
तो अब हम बात करते हैं, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, वो x है, और ये हो गया x डैश। अब देखो भाई e में तो कोई छेड़ाखानी करनी ही नहीं है, e तो वही रहेगा एज इट इज, e इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो भैया ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ओमेगा टी। करंट जो है वो e से आगे निकल गया, तो जब पीछे था तो माइनस पाई बाई टू कर दिया था हमने, जब पीछे था तो वो पाई बाई टू पीछे, अब आगे है तो पाई बाई टू आगे। बताओ, अब तो करंट इज लीडिंग अहेड, तो वो उससे 90 डिग्री आगे है, तो ये जो ई है इससे 90 डिग्री आगे हो गया वो। बताइए जी, सबको क्लियर है कि नहीं? यस बोलिए सर। भाई, ऑनलाइन वाले Yes, बच्चों, sir. 2 बच्चों को ही समझ में आ रहा है। प्रबल क्लियर है? मिलन, प्रबल बताइए। यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली कल करा दूंगा। ये तो आई होगा, अभी तो मैं आई बोल रहा हूँ, ठीक है। आई इज इक्वल टू, ये जो आई है इट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। इतना करिए बस, बाकी कल करवाता हूँ आपको। और हाँ, दूसरी चीज एक और बता रहा था कि मैं कल से ही जो है ना, कल से ही मैं थोड़ा थोड़ा इसमें आपको, अभी 2-3 टॉपिक्स बस छोटे छोटे ही बचे हुए हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा कल से ही एमसीक्यूज स्टार्ट करवाने वाला हूँ फिजिक्स के, ठीक है। जो कि सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हाँ हाँ, ये इससे कर लेंगे, अभी लेटेस्ट यही वाला करा है ना, तो अभी पहले इसी का कर लेते हैं। पहले ये इसके एमसीक्यू कर लेंगे, उसके एमसीक्यू करने के बाद फिर फर्स्ट से स्टार्ट कर लेंगे। कहोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल लेंगे, 6th के बाद 5th, फिर 4th, फर्स्ट से कर लो। हाँ 5th, अच्छा 5th, चलो ठीक है, वो देख लेंगे, वो देख लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए जी, ओके Thank you, थैंक यू sir. ओके, नमस्ते।